गाइस, हाँ अब से। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? लगता है, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। एंड व्हाट्सअप, हाँ सो पिछली बार हमने किया था यहाँ राजा रंजीत सिंह समथिंग समथिंग तक। तो इसमें हुआ ये था कि अरे बाय द वे, चलो यार सीरियस हो जाते हैं। एंड या पिछली बार हमने किया था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल और इंडिया। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन चुके हैं, उन्हें देख लेना और बढ़िया से समझने के लिए। एंड ये तीसरा पार्ट है, इसमें मैं आपको करवाऊँगा इस वाले पार्ट के आगे से, क्योंकि ये वाला पिछली वीडियो में हो गया था। इसमें क्या था कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, सिर्फ वही ऐसे एक रूलर थे जिन्होंने ब्रिटिश के आगे घुटने नहीं टिकाए। और इनकी डेथ के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें पंजाब पे कंट्रोल पाने का एक अच्छा मौका मिल गया था। फिर जो इनके बेटे या जो इनके सक्सेसर कह सकते हैं, महाराजा दलीप सिंह थे, वो जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के आगे। और उससे क्या हुआ कि उन्हें पेंशन देके, यानी कि थोड़े पैसे देके और भेज दिया गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड भेज दिया गया उन्हें। एंड या तो इतना हुआ था इस चैप्टर में। और अभी मतलब इस चैप्टर में क्या, चैप्टर तो अभी भी चल रहा है पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम करेंगे वो होगा अदर कॉन्क्वेस्ट, सिस्टम ऑफ अलायंस एंड एनेक्सेशंस। एंड या गाइस, तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द मराठास इज इन 1761 हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड द स्टेज फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो इस पैराग्राफ में मोटा मोटा लिखा ये हुआ है कि जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की मराठास के साथ में 1761 में, उसमें उन्होंने जो थी ये मतलब एक दूसरे से लड़ने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया था इंडिया पे एक बेहतर कंट्रोल पाने का। यानी कि एक बेहतर मौका मिल गया कि कॉन्कर कर सकते हैं अभी इन दोनों को, दूर दूर करके इन दोनों स्टेट्स को। एंड या फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक किसी भी स्टेट को बोला कि हम आपको आर्मी देंगे और फिर आपको क्या करना होगा कि उसके बदले में हमें टैक्स देना होगा। एंड जो हमारे मतलब वो हैं कि टैक्स तो देना होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता था। कई बार जो किंग्स या एम्परर्स होते थे उस जगह के रूलर्स, वो उसे फुलफिल भी नहीं कर पाते थे, तो वो हटा के दूसरे रूलर या नवाब को लगा देते थे उस जगह पे। एंड या तो उसमें हुआ ये था कि वो पहले तो किसी एक जो था किंगडम के पास जाते और उसे कहते कि हम सिक्योरिटी देंगे। फिर वो अगर मना कर देते तो वो दूसरे के पास जाते कि हम सिक्योरिटी देंगे, एंड उन्हें कहते कि वो किंगडम तो आपका होना चाहिए जिसने मना किया था। उसे कहते कि जिसने हाँ कह दिया उसे कहते कि वो जो मना किया हुआ किंगडम है वो तो आपका होना चाहिए, तो उनके पास में कैसे है, ये तो आपको वापस लेना पड़ेगा, चलो उनसे हम वॉर करते हैं। और ऐसे मतलब उन्हें एक तरीके से जंग छिड़वा देते थे। एंड देन उनमें से जो भी जीतता था उसे, उसके पास ऑब्वियसली फोर्सेस कम ही बचती होंगी तो वो उसे भी मार देते थे। तो ऐसे करके वो मतलब जो है कॉन्कर बढ़िया से कर पा रहे थे। तो अब जो था यहाँ पर थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, वो एक अलायंस थी। इसमें क्या था कि मतलब अगर किसी किंग का, रूलर का, एम्परर का कोई सक्सेसर नहीं है, यानी कि कोई बच्चा नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो आगे उसकी जायदाद है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका पैसा है, सब कुछ वो क्या होगा कि मिलेगा नहीं यहाँ पर किसी को भी आगे, और वो ब्रिटिशर्स को जो है दे दिया जाएगा। और अगर किसी का बच्चा है, किसी का सक्सेसर है, तभी जो है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी आगे दी जाएगी। एंड जो है यहाँ पे हमारे क्या नाम लेते हैं इनका, ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड या गाइस, तो ये जो है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो तो हो गया। एंड एक थी सब्सिडरी अलायंस जो थी यहाँ पर, वो जो है एक्चुअली पहले हम जो है मेन बात कर लेते हैं लैब्स के बारे में। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी, इन दिस वे लॉर्ड डलहौजी, या कि इन दिस वे जो है उसे जो है रेफ़र किया जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए। और जो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी वो जो थी लॉर्ड डलहौजी ने उसके ज़रिए जो था यहाँ पर
मराठा जितने भी स्टेट्स थी इन पर्टिकुलर रीजन्स की, जिनका मैं अभी नाम बताऊंगा, वो जो उन रीजन्स की जो स्टेट्स थी उन्हें कब्जे में ले लिया। जैसे कि 17 मराठा स्टेट्स थी ये सारी, 17 को उन्होंने लिया 1848 में, संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, अवध को 1856 में। और ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब है जो सब्सिडरी अलायंस थी, उसमें द नेशनल स्टेट्स दैट वर अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन हैड सस्पेंडेड देयर आर्मी एंड इंस्टेड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स। तो यहाँ पे क्या करते थे, वो कहते थे कि सब्सिडरी अलायंस में हम आपको जो है प्रोटेक्शन देंगे ब्रिटिश फोर्सेस को आपको देके, एंड जो आपकी इसके बदले में आपको हमें टैक्स और रेवेन्यू देना होगा बहुत हाई क्वांटिटी पे। और जो है हम जो है वो कहते हैं कि आपके जो जितने भी मतलब वो सोल्जर्स वगैरह हैं जो अभी आपके आर्मी ट्रूप्स हैं, उन्हें आपको सस्पेंड करना होगा उसके बदले में। तो और जितनी भी टोटल प्रोटेक्शन है वो ब्रिटिश की होगी। तो ये जो चीज़ थी ये होती है। अब इसके साथ में जो था वो अलायंस बना लेते थे, अपने अलायंस बना लेते थे उनके साथ में, जैसे बाहर की जो फॉरेन स्टेट्स थी उनके साथ में, ताकि जो है उन्हें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अपने कोई पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ताकि वो औरों से भी मिल सके। तो इन रिटर्न दे वर गिवन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द राइवल। तो यहाँ पे वही चीज़ कि ब्रिटिश जो थे वो उन्हें उनके दुश्मनों से प्रोटेक्शन थे। तो इस पैराग्राफ में ये था। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो यहाँ पे है कि the policy of annexation affected not only the Indian rulers but all those who were dependent upon them, such as soldiers, craftspersons and even nobles। तो यहाँ पे जो था कि जो इससे सिर्फ जो है हमारा जो इंडिया के किंगडम्स थे और वो सब था, वो ही नहीं हार्म हुआ इनकी प्रोटेक्शन मतलब दे के और अपने ट्रूप सस्पेंड करने की वजह से। हालांकि जो सोल्जर्स, क्राफ्ट पर्सन और नोबल्स थे यानी मंत्री थे, वो सब भी जो है यहाँ पे अफेक्ट हुए थे, क्योंकि उनकी भी जॉब चली गई थी सस्पेंड होने की वजह से यहाँ पे। एंड उसके बाद में इवन द ट्रेडिशनल स्कॉलरी एंड प्रीस्ट क्लासेस लॉस्ट देयर पेट्रोनेज, अच्छा पेट्रोगन मैन जो वो दूसरा प्ले पेट्रोनेज फ्रॉम दीज रूलर्स, chieftains, nobles, zamindars, and were thus improvised, impoverished। अच्छा improvised क्या क्या हो रहा है इस टंग ट्विस्टर। तो impoverished यानी कि मतलब जो हमारे प्रीस्ट थे यानी कि पंडित वगैरह थे, स्कॉलर्स वगैरह थे, ज्ञानी वगैरह थे, जो वो सब थे, उन्हें भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ था। एंड जो चीफ्टेन्स, नोबल्स और ज़मींदार्स एंड जो ये सब थे, ये भी जो है थोड़े और ज़्यादा गरीब होते गए। तो फ्रॉम दीज रूलर्स 19th सेंचुरी नो सिंगल इंडियन पावर वॉज देयर टू चैलेंज। तो यहाँ पे जो 19th सेंचुरी थी उसके स्टार्ट तक जो थी, कोई भी जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते थे, बिकॉज इंडियन पावर स्पेशली तो जो अकेली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, यानी कि कोई स्टेट जो कि पावर कैसे, तो वो जो थी वो ब्रिटिश को यहाँ पे चैलेंज कर सकती थी, अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो असम, अराकान, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड पोर्शंस ऑफ नेपाल एंड बर्मा वर ऑल्सो एनेक्स्ड, यानी कि जो ये सब रीजन्स थे जिनका नाम बताया, ये सारे भी कब्जा लिए गए थे 1818 से लेके 1826 तक। तो यहाँ पे जब जो द ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाइड, हाँ तो जो सिंध था, सिंध कोई टेरिटरी या रीजन होगा जिसे कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था 1843 में। और ये रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो दी हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो किस कंटेक्स्ट में, बट याद दी हुई है यहाँ पे। और ये कुछ एक्टिविटी आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
एंड या तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.1। इनमें जो है टिक द करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज कॉन्करर्स, ट्रैवलर्स, इन्वेडर्स और ट्रेडर्स। तो इनमें से क्या बनकर आए थे? वो ट्रेडर्स बनकर आए थे यहाँ पे। और जो मीर जफ़र था वॉज द नवाब ऑफ, मीर जफ़र बंगाल का नवाब बना था। और या एंड वाई डिड द ब्रिटिश कम टू इंडिया, गिव एटलीस्ट 2 रीजन्स। अब इसका जो आंसर है वो आपने बताना गाइस। और जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 मेन मेथड्स दैट द ब्रिटिश यूज टू एनेक्स द नेटिव स्टेट्स। तो इसका भी जो आंसर है ये भी आप ही बताओगे, क्योंकि ये इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। एंड या तो आगे बढ़ते हैं 5.3 इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड द इंग्लिश मर्चेंट्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि मतलब जो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यहाँ पे इंग्लैंड चालू हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फ़र्क बनाया। और जो जितनी भी कंट्रीज बहुत ज़्यादा जो था वो किया एक्यूमुलेट, इकोनॉमिक प्रेशर एक्यूमुलेट किया। तो फिर उसके बाद जो हुआ था, एक सेकेंड गाइस मेरे को एक, हाँ सॉरी वो गाइस वो थोड़ा सा मतलब बीच में एंटर वो आ गई थी डिस्टर्बेंस। गेट अवे डिस्टर्बेंस, गेट अवे, वेट वेट गाइस, डिस्टर्बेंस को दूर करते, डिस्टर्बेंस बस गाइस अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो गाइस जो है यहाँ पे मैं तेरे मारूंगा। अबे जाना, अबे गाइस डिस्टर्बेंस बहुत खराब है। तो जो कंट्रीज थी, दे नाउ वांटेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड विद इंडिया। तो यहाँ की जितनी भी ये जो स्टेट्स थी जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आई थी, तो इनकी जो क्या नाम लेते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, तो ये सारी क्या थी कैपिटल्स थी जिनसे कि इंग्लिश बहुत सारा इस टाइम पे पैसा लेके चले गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। और जो था उन्हें जो चाहिए था वो था कि अब वो इन्वेस्ट कर सके, दे कुड इन्वेस्ट इन, हाँ तो जो इंडस्ट्री सेट करनी होती है उनके अंदर वो अपनी जो है वेल्थ को इन्वेस्ट कर सके और ट्रेड कर सके इंडिया के साथ। तो ये था उनका मोटिव बेसिकली, जिससे कि फ़र्क पड़ा इंडिया को और बाकी भी कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पे इकोनॉमिकली। और द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू मशीन्स that we witness today was pioneered through the Industrial Revolution, which occurred first in England during the late 18th and 19th century। तो यहाँ पे जो है थ्रू जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी उसके थ्रू जो मशीन्स और वो सब आया था हमारे इंडिया में, ताकि और भी बेहतर तरीके से काम वगैरह हो सके। तो ये आया था, उसने क्या किया कि जो मैसिव इन इंडस्ट्रीज़ का जो आउटपुट था, जितना भी ये बनाते थे, वो सारा क्या था कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया मशीन्स की वजह से, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट कम लगने लगा। और 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम पे ये चेंज आया था। और दिस लेड टू मैसिव इंक्रीज इन आउटपुट। ये हो चुका है। द इंग्लिश इंडिया कंपनी हेल्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश इंडिया हेल्ड इन फाइनेंसिंग एंड, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने इंडस्ट्री खोली थी, उसने हेल्प की थी यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल बेस पे एक्सपेंड करने की, और फाइनेंशियली भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें। और ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अ क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड who benefited more from manufacturing than trading। हाँ तो गाइस जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि उन्हें प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था बेचने के बावजूद।
तो यहाँ पर जो है हमारी जो कि मोनोपोली थी या जो कैबिलेजेस इट एंजॉयड, तो हाँ वो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। और बिटवीन 1793 एंड 1813 द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर लॉन्च द कैंपेन अगेंस्ट द कंपनी। तो कंपनी के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश जो बनाते थे चीज़ें, जो प्रोडक्ट बनाते थे, उन्होंने यहाँ पे कैंपेन लॉन्च कर दी अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इट्स ट्रेड मोनोपोली एंड द प्रिविलेजेस इट एंजॉयड। तो यहाँ पे कि मतलब जो प्रिविलेजेस और मोनोपोली जो दी जा रही थी लोगों को, वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर हो गई थी। और अल्टीमेटली दे इन अबॉलिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। तो उन्होंने क्या किया कि अबॉलिश कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की मनी ट्रेड की। विद दिस इंडिया बिकेम एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। तो इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल इंग्लैंड था, जो कि यहाँ ट्रेड करने के लिए आया था, उसकी जो इंडिया है वो कॉलोनी बन गई थी इसके साथ में। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन वेरियस इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो अब ये अगले चैप्टर अगली वीडियो में आएगा यहाँ से लेके, और मोस्ट प्रोबेबली आधा चैप्टर और कंप्लीट कर देंगे और ये पूरा हो जाएगा अगली वीडियो में। सो गाइज ठीक है, फिर इस चैप्टर में अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, भाई बहन, जिसको करनी है कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और पूरी देखना वीडियो, तभी समझ आएगी। पिछली वाली वीडियोस भी देख लेना इसकी, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एंड या ओके देन सी या।